ठीक। हाँ तो सारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए? करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने बात की थी फ्रेज की, और इस क्लास में हम बात किसकी करेंगे? देखो आपको पता भी चल गया होगा यहाँ क्या लिखा हुआ है। आज हम बात करेंगे क्लॉज की। क्लॉज क्या होता है? फ्रेज और क्लॉज को वैसे इकट्ठा नहीं समझना होता, अलग अलग समझना होता, लेकिन हमने कल बात की थी कि कल फ्रेज पढ़ लिया, आज हम क्लॉज ढंग से पढ़ लेंगे। कायदे से तो ना, ये अभी तक जो हमने सेंटेंस पहली क्लास में चालू किया था ना, ये वहीं से चालू हो रहा है। क्लियर है? खैर, क्लोज को देखते हैं, बाकी हम बाद में बातों को सम अप करेंगे। क्लोज क्या होता है? स्टार्ट करते हैं क्लोज और उसके फंक्शंस को। क्लोज क्या होता है और ये सेंटेंस में क्लोज के फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इनको हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोज की, तो क्लोज होता ही क्या है? क्लोज, द क्लोज। क्लोज क्या होता है? क्लोज होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट इज इट इज अ पार्ट of the sentence which has its own subject and predicate। क्या होता है हमारा ये फ्रेज, सॉरी फ्रेज कह रहा हूं मैं, क्लोज क्या होता है हमारा? क्लोज होता है एक पार्ट का सेंटेंस, सॉरी सेंटेंस का पार्ट, सॉरी ये क्या होता है? सेंटेंस का पार्ट होता है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है। हमने बात की थी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, ये सब जानती हैं। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है, और प्रेडिकेट क्या होता है? जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा होता है। ये सब बातें हम जानते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। जो हमने अभी क्लोज की डेफिनेशन लिखी ना, इसको समझ लेते हैं। इसको समझते हैं। मैंने लिखा, मैंने पहला सेंटेंस लिखा, राम विल हेल्प यू व्हेन यू मीट हिम। मैंने लिखा राम विल हेल्प यू व्हेन यू मीट हिम। अगर इस सेंटेंस में देखें ना, इस सेंटेंस में मैं सारे बच्चों से पूछता हूँ, सारे बच्चे देख के इसको बताइएगा या अपने आप को आंसर कीजिएगा। इसे कितने सेंटेंस है? एक सेंटेंस है, दो सेंटेंस है? सभी देखिए सेंटेंस को और पढ़ के बताइए मुझे, ये सेंटेंस एक है या दो है? ये सेंटेंस एक है या दो है? देखिए, जिसने जो आंसर दिया बढ़िया ईमानदारी से, तो आप जानते हैं कि आप आंसर दिए है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, यानी कि मेजोरिटी में ही ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कहा होगा कि दो सेंटेंस है। देखो, कोई भी सेंटेंस जब कंप्लीट होता है ना, तो उसके पास एक फुल स्टॉप लगा होता है। जहाँ फुल स्टॉप लगता है वहां पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे लगा हुआ फुल स्टॉप, तो सेंटेंस कितना है? सेंटेंस तो एक ही है। फिर भी ये कुछ बच्चों को ऐसा क्यों लग रहा है कि दो सेंटेंस है, उसकी हम बात करते हैं। अगर ये सेंटेंस को देखें ना, ये सेंटेंस क्या है? इस सेंटेंस में राम क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है? विल हेल्प यू। ये क्या हो गया? इसका प्रेडिकेट हो गया। फिर हमने लिखा यहाँ पे यू क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में क्या गया? मिलोगे जब तुम मीट हिम। ये क्या हो गया? इसका प्रेडिकेट। असल में ये सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों दो दो हैं। क्लियर है? जो ऊपर से आप डेफिनेशन को पढ़िएगा, क्लोज क्या होता है? क्लोज, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लोज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो। ये पूरा सेंटेंस है, इसके पास अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है। ये सेंटेंस का ही पार्ट है, इस पूरे सेंटेंस का ही पार्ट है। तो इसे हम क्या कह देंगे? तो इसे हम क्या कह देंगे? ये क्या हो गया हमारा? क्लॉज। क्लियर है? अगर देखें, ये भी सेंटेंस का ही पार्ट है, इसका भी अपना सब्जेक्ट है, इसका अपना प्रेडिकेट है। इसको हम क्या कह देंगे? क्लॉज। क्लियर है? क्लोज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे, जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे होंगे, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के बनाते हैं हम क्लोज। क्लोज क्या होता है? क्लोज होता है सेंटेंस का वो पार्ट जिसके पास अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है। क्लियर है? ये रहा राम सब्जेक्ट, ये रहा इसका प्रेडिकेट, वो रहा यू सब्जेक्ट, वो रहा उसका प्रेडिकेट मीट हिम। तो ये दोनों क्या हो गए? क्लोज हो गए।
हम जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हमें किन्हीं भी दो चीज़ों को कनेक्ट कराना होता है ना, तो हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? कंजंक्शन की। चाहे दो नाउन को कनेक्ट कराना हो, दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कराना हो, दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कराना हो, दो वर्ब को कनेक्ट कराना हो, दो क्लोजेस को कनेक्ट कराना हो, दो एडजेक्टिव को कनेक्ट कराना हो, किन्हीं भी दो चीज़ों को कनेक्ट कराना हो ना, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कंजंक्शन की। एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज ये रहा, ये क्या हो गई हमारी? कंजंक्शन हो गई। क्लियर है? ऐसे ही एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस उसको समझने की कोशिश करते हैं। राम लाइक्स क्रिकेट बट आई लाइक फुटबॉल। इस सेंटेंस को देखिएगा, ये एक सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस है। ये सेंटेंस एक है, ये दो है। वही बात जो वहां बात थी, यही बात है। सेंटेंस तो एक ही है क्योंकि फुल स्टॉप लगा हुआ है। आगे नंबर भी देखेंगे, नंबर भी हमने दो लिख रखा है। दो का मतलब सिंगल ही होगा। क्लियर है? एक का मतलब सिंगल ही होगा। फुल स्टॉप जितने होते हैं उतने सेंटेंस होते हैं, फिर कुछ ना कुछ तो दो हैं ही है। वही बात हो गई हमारी जो अभी हम कर रहे थे। ये जो राम है ना, ये क्या है? सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है? लाइक्स क्रिकेट। ये क्या हो गया? इसका प्रेडिकेट हो गया। क्लियर है? फिर मैंने लिखा आई। आई क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है? लाइक फुटबॉल। ये क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट हो गया। वही क्लोज क्या होता है? सेंटेंस का वो पार्ट जिसके पास अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है, अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है। दोनों ही सेंटेंस के पार्ट है, तो इनको क्या कह देंगे हम? क्लोज कह देंगे। ये क्या है हमारा पूरा? क्लोज। ये दूसरा क्या है हमारा पूरा? ये भी क्लोज है। अच्छा, फिर अब क्या देखें हम? अब देखना है दो क्लोजेज हैं, उनको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? कंजंक्शन की जरूरत होती है। बट क्या हो गया हमारी? कंजंक्शन हो गई। क्लियर है? कोई डाउट? इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लोज जो होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है। क्लोज जो होता है वो पूरे सेंटेंस का एक पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? जिसके पास अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है। अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है, अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर क्लोज बना देते हैं हमारा। क्लियर है? अब कुछ चीजें हमें और सीखनी होती हैं इसमें, वो चीजें हम सीखते हैं। क्लियर है? उन चीजों को सीखने के लिए ना हमें एक छोटी सी चीज समझनी पड़ती है। क्या? कंजंक्शन। कंजंक्शन को देखते हैं। जैसे कंजंक्शन यूज हुई है यहाँ पे, हम पहले कंजंक्शन को ही देख लेते हैं। कंजंक्शन। कंजंक्शन जो होती है हमारे पास क्या होती है? कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं कंजंक्शंस। बात हमने की है। कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं किन्हीं भी दो चीजों को। अगर हम बात करें कंजंक्शन की, कंजंक्शन जो होती है ना हमारे पास दो टाइप की होती है। एक होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और दूसरी होती है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कह लो या कोऑर्डिनेटिंग कह लो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कह लो या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह लो। ये इसे मैं ना कोऑर्डिनेट ही लिख देता हूँ, है ना, आप लोगों के लिए बाद में कहीं कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। इसको लिखता हूँ मैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, और दूसरी कौन सी हो गई हमारी? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कंजंक्शन जो होती है इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास दो टाइप की होती है। एक होती है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरी होती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होती है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ये वाली होती है जो मैंने लिख दिया, फैन बॉयज। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होती है? जो फैन बॉयज नहीं होती हैं, वो होती है हमारी सभी की सभी अदर देन फैन बॉयज। जितनी भी बचती हैं सभी की सभी क्या हो जाती है हमारी? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब सवाल उठता है एक, फैन बॉयज क्या होता है? फैन बॉयज जो होता है ना, ये एक निमोनिक बना लिया हमने, FANBOYS, याद करने के लिए, रट्टा मारने के लिए, है ना। इससे इजीली हमें याद रह जाती है। एफ से बनता है फॉर, ए से बनता है एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये सात कंजंक्शन हो गई हमारी। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बट से बी से बट, ओ से और, वाई से येट, और एस से सो। ये सात कंजंक्शन जो होती है ना, ये हमारी क्या होती हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं। दूसरी होती है हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी होती है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होती हैं जो ये सात नहीं होती हैं।
जितनी बच जाती है सभी की सभी। फिर भी मैं एग्जांपल के लिए आपके पास लिखवा देता हूं, इफ दैट वेदर until unless before after though since although, although की स्पेलिंग ठीक कर दें, CHOUGH, although, when, where, how, what, एटसेट्रा। WH फैमिली के जितने भी वर्ड होते हैं अगर वो कंजंक्शन की तरह यूज होते हैं ना, सभी के सभी क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। खैर, दोबारा से उन्हीं बातों को देखते हैं हम। हमने कहा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती हैं हमारे पास और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन सी होती हैं, जो फैन बॉयज होती है, फॉर एंड नॉर, बट और येट सो। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती है हमारी, जो फैन बॉयज नहीं होती हैं, जैसे कि इफ, दैट, वेदर। इनको छोड़कर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को छोड़कर जो भी बचती है ना, वो सभी की सभी हमारी क्या होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है। क्लियर है? अब वापस आ जाओ जो अभी हमने बात देखी थी। इस सेंटेंस में अगर आप देखें, हमने कंजंक्शन यूज की है कौन सी, व्हेन। व्हेन कौन सी कंजंक्शन है, अभी अभी देखा हमने, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन कौन सी यूज की हमने, बट। बट कौन सी है, देखिए यहाँ पे जरा, बट, ये लिखा हुआ बट, ये कौन सी है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्लियर है? अब बात क्या है, मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं आपको, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। इन दोनों क्लोज को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। जो भी क्लोज हमारी बिना कंजंक्शन के आती है उसे कहते हैं मेन क्लोज। उसे क्या क्या कहते हैं, मेन क्लोज। जो भी कंजंक्शन हमारी, जो भी सॉरी क्लोज हमारी बिना कंजंक्शन के लिखी जाती है उसे कहा जाता है क्या, मेन क्लोज। क्लियर है? फिर भी मैं आपको एक और बात बता दूं, कई किताबों में मेन क्लोज को ही प्रिंसिपल क्लोज भी लिखा जाता है। मेन क्लोज को ही कई बुक्स में आप प्रिंसिपल क्लोज लिखा पाएंगे। जो मर्जी लिखा हो, मेन क्लोज लिखा हो, प्रिंसिपल क्लोज लिखा हो, समझ जाइएगा कि वो जो क्लोज होगी हमारी बिना कंजंक्शन के स्टार्ट होगी। क्लियर है? जो क्लोज हमारी बिना कंजंक्शन के स्टार्ट हो जाती है उसे क्या कह देंगे हम, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। इतनी तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, जो क्लोज हमारी कंजंक्शन के साथ लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कोऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। भाई, किसको सबऑर्डिनेट कहते हैं, किसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। जो क्लोज हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से चालू होती है उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। जो भी क्लोज हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होती है उसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेट क्लोज। क्लियर है? अभी तक क्या पढ़ा हमने, क्लोज जो होता है सेंटेंस का पार्ट होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है। क्लियर हो गई बात। सब्जेक्ट क्या होता है ये हम जानते हैं, प्रेडिकेट क्या होता है ये हम जानते हैं। जो भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, क्लोज बनाते हैं। क्लोज क्या होती है, दो तरीके की क्लोज होती है, एक होती है मेन क्लोज, एक होती है दूसरी क्लोज। मेन क्लोज तो वो होती है जो बिना कंजंक्शन के स्टार्ट हो जाती है। जो दूसरी क्लोज बचती है वो किसी ना किसी कंजंक्शन से स्टार्ट होती है। अगर वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगी तो उसे कोऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे। अगर वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगी तो उसे सबऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे। क्लियर? कोई डाउट? कुछ नहीं है। बढ़े आगे, एक दो चीजें और देखते हैं हम क्लोज के बारे में। ये बातें हमने की। अब मैं एक दो सेंटेंस लिखता हूं, फिर उन सेंटेंस के बारे में हम बात करते हैं। मैंने लिखा, राम विल रिटर्न व्हेन द सन सेट्स। फिर मैंने एक सेंटेंस और लिखा, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं ताकि आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे क्लियरली लिख पाए हम, है ना। लिखना तो यही है लेकिन थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। राम विल रिटर्न व्हेन द सन
सेट्स। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम विल रिटर्न बट आई शैल स्टे देयर। क्लियर है। फिर मैंने एक सेंटेंस और लिखा, राम विल रिटर्न टुमारो। कुछ नहीं देखना हमने, सिर्फ वही बातें करनी है जो अभी तक हम बातें करते आए थे। इस सेंटेंस को देखोगे, ये सेंटेंस भी क्या है, इसमें एक क्लॉज है, राम सब्जेक्ट विल रिटर्न इसका प्रेडिकेट, द सन सब्जेक्ट दैट्स इसका प्रेडिकेट, व्हेन क्या हो गई हमारी, कंजंक्शन हो गई। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे राम सब्जेक्ट विल रिटर्न इसका प्रेडिकेट, आई सब्जेक्ट शैल स्टे देयर इसका प्रेडिकेट, सेम, बट क्या हो गई, कंजंक्शन हो गई। यहां पे देखिए, राम सब्जेक्ट विल रिटर्न टुमारो, क्या हो गया इसका प्रेडिकेट। अब इसके पास दूसरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है। सबसे पहली बात तो हमें यही सीखनी है यहाँ पे, अगर किसी भी सेंटेंस, सबसे पहली बात ये याद रखना, किसी भी सेंटेंस में अगर एक ही क्लोज है, यानी एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है, उसको क्लोज कहेंगे ही नहीं, हम उसको कहेंगे सिर्फ सेंटेंस। क्लियर है। किसी सेंटेंस में अगर एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है, यानी एक ही क्लोज है, तो उसे क्लोज कहने की कोई जरूरत नहीं, उसे कहेंगे सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। क्लियर है। जिस सेंटेंस में दो क्लोज है, एक क्लोज ये रही, एक क्लोज ये रही, जो हमारी बिना कंजंक्शन के क्लोज चालू हो रही है, वो तो हो गई मेन क्लोज। जो कंजंक्शन के साथ स्टार्ट हो रही है, वो हो गई हमारी सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट। पता कैसे चलेगा, अगर कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है तो क्लोज हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज, अगर कंजंक्शन है हमारी कोऑर्डिनेट तो क्लोज हो गई कोऑर्डिनेट क्लोज, बची हुई क्या हो गई हमारी मेन क्लोज। क्लियर है। जब ये एक ही क्लोज है तो इसे मेन कहोगे या सबऑर्डिनेट कहोगे या कोऑर्डिनेट कहोगे, कहने का कोई लॉजिक ही नहीं बचता, कोई लॉजिक ही नहीं बचता, इसे कहेंगे हम सिर्फ सेंटेंस। फिर भी इन चीजों को समझने के लिए हम एक और चीज सीखनी पड़ेगी, हमें वो चीज भी हम सीख लेते हैं। हमने बात की थी सेंटेंसेस की बेटा। जो सेंटेंसेस होते हैं ना हमारे, कितने टाइप के होते हैं हमने बात की थी। जो सेंटेंस होते हैं ना हमारे, वो 5 टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे सेंटेंस को हमने कैटेगराइज किया था 5 टाइप के। कौन कौन से थे, याद है आपको? याद है तो बोलिएगा। असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी, और फिफ्थ कौन सा था हमारा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर है। ये 5 सेंटेंस हमने पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस 5 ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। लेकिन वही मैंने आपको कहा था कि सेंटेंस को एक तरीके से और कैटेगराइज किया जाता है। किस तरीके से? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अगर सेंटेंस को कैटेगराइज किया जाए, सेंटेंस को कैटेगराइज करें हम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, तो सेंटेंस हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, दूसरा हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर है। सेंटेंस को फंक्शन के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाए तो सेंटेंस होता है हमारे पास 5 टाइप का, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। अगर फंक्शन के बेसिस पे सेंटेंस को कैटेगराइज किया जाए तो फंक्शन के बेसिस पे सेंटेंस होता है हमारे पास 3 टाइप के, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जिस भी सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस भी सेंटेंस में एक
कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है या कोऑर्डिनेट क्लोज होती है, उसे बोलते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस। समझ रहे हैं? जिस सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लोज रखी हुई है वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक कोऑर्डिनेट क्लोज रखी गई है वो सेंटेंस हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कौन सा हो गया? जिसमें कोई कंजंक्शन ही ना रखी हो। कंजंक्शन का काम क्या है? जोड़ने का काम है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक ही क्लोज होती है, क्लोज एक ही लिखी जाती है। अब एक लिखी हो ना लिखी हो उसको कहने का कोई मतलब तो बचता नहीं है। क्लियर है? वापस आइए सेंटेंसेस में, यहां देखते हैं हम दोबारा से इसको रिलेट करके देखते हैं। ये सेंटेंस कैसा? कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड के सिंपल? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखी हुई है। सबऑर्डिनेट का क्लॉज का कैसे पता चलता है? उसमें कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लिखी हुई क्लॉज कैसी हो गई? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जिस सेंटेंस का एक पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उस सेंटेंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। गॉट इट? दूसरी ये क्या है हमारी? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज का कैसे पता चला? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन सी होती है? अभी हमने सीखा जो 7 कंजंक्शन होती है, फॉर एंड, नॉर, बट और येट, सो, वो सारी कंजंक्शन क्या होती है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लिखी जाने वाली क्लॉज कैसी? कोऑर्डिनेट क्लॉज। और जिस सेंटेंस का एक पार्ट कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो सेंटेंस कैसा हो गया हमारा? कंपाउंड सेंटेंस हो गया। गॉट इट? कोई डाउट हो किसी को? नहीं? उसके बाद हमने देखा ये राम विल रिटर्न टुमारो, राम कल आएगा। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये है प्रेडिकेट। यहाँ पे क्लॉज की तो बात ही नहीं करनी है हमें, ना तो कोई कंजंक्शन दिखाई दे रही है ना कोई क्लॉज है। इस सेंटेंस को क्या कह देंगे हम? सिंपल सेंटेंस। क्लियर है? टोटल मार के हमने एक नई बात और सीखी, जो पीछे बात हमारी छूट गई थी, जिसको मैंने कहा था कि मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, वो बात भी हमने यहाँ देख ली है। सेंटेंस 3 टाइप के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सेंटेंस 5 टाइप पे फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे हमने देखा, उनकी प्रैक्टिस भी की, उनको समझा भी। अब आज हमने बात की है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस 3 टाइप के, कौन कौन से? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वो जिसमें एक ही क्लोज होती है, क्लोज मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो दो क्लोज होती है, एक मेन क्लोज होती है और दूसरी सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लोज होती है। मेन क्लोज के साथ अगर सबऑर्डिनेट क्लोज लिखी हुई है तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। मेन क्लोज के साथ अगर कोऑर्डिनेट क्लोज लिखी हुई है तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। सबऑर्डिनेट क्लोज का कैसे पता चलता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेट क्लोज का कैसे पता चलता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती हैं फॉर एंड, नॉर, बट और येट, सो। ये 7 कंजंक्शन हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती है। बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है इसलिए कोऑर्डिनेट क्लोज हो गया। इन 7 कंजंक्शन को फैन बॉयज, फॉर एंड, नॉर, बट और येट को, इन 7 कंजंक्शन को छोड़कर जो भी कंजंक्शन बचती है वो कंजंक्शन कैसी होती है हमारी? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो व्हेन है, फैन बॉयज में आती नहीं है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। गॉट इट? क्लियर है? खैर बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज और देखते हैं हम इन्हीं क्लोजेस के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये हमें आगे बहुत ज्यादा चीजें समझाएगा। बहुत सारी चीजें इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। हमने बात की क्लोजेस की। क्लोजेस क्या होती है हमारी? आगे ये टाइप्स ऑफ क्लोज कह लो या क्लोज कह लो, तो क्लोज होती क्या हमारी? एक तो होती है हमारी मेन क्लोज, मेन क्लोज। दूसरी क्या होती है हमारी? सॉरी, दूसरी होती है हमारी कौन सी? कोऑर्डिनेट क्लोज। और तीसरी कौन सी होती है हमारी? सबऑर्डिनेट क्लोज। ये बातें हमने देखी। 3 क्लोज होती है हमारी, या तो मेन क्लोज होगी, या तो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, या तो कोऑर्डिनेट क्लोज होगी। अब इन तीनों में हमें एक चीज और जाननी है जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा क्लियर करेगी। जो मेन क्लोज होती है ना, और जो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है, ये दोनों ही क्लोज को हम डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। सॉरी, डिपेंडेंट कह रहा हूं, इंडिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। ये जो क्लोज होती हैं इन क्लोज को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। जो मेन क्लोज होती है और जो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है, ये दोनों ही हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है ना, इसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज।
अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों को इंडिपेंडेंट क्लोज क्यों बोल रहे हैं, इसे डिपेंडेंट क्लोज क्यों बोल रहे हैं। ये बात भी हम समझते हैं, ये बात भी हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है एक, मैंने क्या लिखा, ही said that you were lying। फिर मैंने लिखा I bought the car that you were driving। दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। I bought the car that you were driving। मैंने एक सेंटेंस और लिखा, क्या लिखा, she is so intelligent, she is so intelligent that you can't deceive her। मैंने एक सेंटेंस और लिखा, मैंने चौथा सेंटेंस कौन सा लिखा, मैंने लिखा यू आर गुड बट ही इज बेटर। अब इन सेंटेंसेस को देखते हैं। इन सेंटेंसेस को हम पहले तो वो भी देख लेते हैं जो हमने अभी तक सीखा है, जो अभी तक हमने पढ़ा है, पहले तो वही क्लियर कर लेते हैं। इस सेंटेंस में कौन सी कंजंक्शन इस्तेमाल हुई है, दैट कैसे कंजंक्शन है हमारी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेंटेंस कैसा हो गया हमारा, कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, दैट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सेंटेंस कैसा हो गया हमारा, कॉम्प्लेक्स। दैट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सेंटेंस कैसा हो गया हमारा, कॉम्प्लेक्स। बट क्या है हमारी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सेंटेंस कैसा हो गया हमारा, कंपाउंड। ये बातें तो सीख ही ली है हमने। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लोज हो, और कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग क्लोज हो। क्लियर है, ये बात तो सीख ली है। अब जो बात हम सीख रहे हैं ना वो ये वाली है, जो ये बात की मैंने, जो मेन क्लोज होती है और कोऑर्डिनेट क्लोज होती है उन्हें बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज। पहले इन्हीं को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं हम। मैंने लिखा ही सेड दैट, अगर आप देखें ही सेड क्या है, ही सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये क्या हो गई हमारी मेन क्लोज। दैट यू वर लाइंग क्या हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। क्लियर, आई बॉट द कार, ये क्या हो गई हमारी मेन क्लोज। दैट यू वर ड्राइविंग, ये क्या हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। ऐसे ही यहां पे हो गया शी इज सो इंटेलिजेंट, क्या हो गई हमारी मेन क्लोज। दैट यू कांट डिसीव हर, ये क्या हो गई हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। यू आर गुड, ये क्या हो गई हमारी मेन क्लॉज। बट ही इज बेटर, ये क्या हो गई हमारी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्लियर है। अब हमने कहा जो मेन क्लॉज होती है और जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है वो तो होती है हमारी इंडिपेंडेंट, जबकि जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ना वो होती है डिपेंडेंट। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यूं समझ के देखिएगा। मैंने कहा ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, व्हाट डिड ही से, दैट यू वर लाइंग। यानी जो सैड है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये पूरी की पूरी क्लॉज नहीं है। अगर आप गौर से देखें ये पूरी की पूरी क्लॉज क्या है, सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट के रिप्लाई क्या होते हैं, हमने बात की थी ना, व्हाट और होम के रिप्लाई क्या होते हैं, व्हाट और होम के रिप्लाई क्या होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। ही सैड, व्हाट डिड ही से, दैट यू वर लाइंग। ये पूरी की पूरी क्लॉज जो है ना सैड वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बन रही है। यानी जो ये पूरी की पूरी क्लॉज है ना इस सैड पे डिपेंड कर रही है, इंडिपेंडेंट तो है नहीं ये, इस वजह से इसे बोलते हैं हम डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर है, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज को हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज। और जो क्लोज किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का काम करती है ना तो उसे बोलते हैं हम
नाउन क्लोज, यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लोज नाउन क्लोज भी हो सकती है। सेकंड सेंटेंस देखिएगा, मैंने लिखा आई बॉट द कार, मैंने कार खरीदी। विच कार? आई बॉट द कार, विच कार? दैट यू वर ड्राइविंग। अगर आप गौर से देखें, ये पूरे का पूरी क्लोज जो है दैट यू वर ड्राइविंग, ये क्या इस कार का डिस्क्रिप्शन नहीं है? आई बॉट द कार, विच कार, विच और व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। आई बॉट द कार, विच कार? वो वाली कार दैट यू वर ड्राइविंग। अब ये पूरी की पूरी क्लोज क्या कर रही है? इस कार के ऊपर डिपेंडेंट है, इस वजह से इसे कह देते हैं हम डिपेंडेंट क्लोज। और जो डिपेंडेंट क्लोज एडजेक्टिव का काम करती है ना, उसे कह देते हैं हम, जैसे उसे नाउन क्लोज कहा तो इसे क्या कह देंगे हम? एडजेक्टिव क्लॉज। यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी काम कर सकती है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज किसी सेंटेंस में नाउन का भी काम कर सकती है। अगर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज नाउन का काम कर रही है तो उसे कहेंगे नाउन क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजंक्शन सॉरी एडजेक्टिव का काम कर रही है तो उसे कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। गॉट इट? थर्ड सेंटेंस देखिएगा, शी इज सो इंटेलिजेंट, वो इतनी इंटेलिजेंट है। कितनी इंटेलिजेंट? शी इज सो इंटेलिजेंट। अगर आप इस फ्रेज को देखें तो ये फ्रेज क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है ना, इंटेलिजेंट। शी और इंटेलिजेंट एक ही तो बात है। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव होता है, शी इज सो इंटेलिजेंट, वो इतनी इंटेलिजेंट है। कितनी? हाउ, हाउ मच इंटेलिजेंट इज शी? कितनी? अगर आप गौर से देखें, ये पूरी की पूरी क्लॉज हाउ का रिप्लाई है। शी इज सो इंटेलिजेंट, वो इतनी इंटेलिजेंट है। कितनी? दैट यू कांट डिसीव हर, के तुम उसे धोखा नहीं दे सकते हो। ये पूरी की पूरी क्लॉज क्या हो गई? हाउ का रिप्लाई। हाउ के रिप्लाई क्या होते हैं? एडवर्ब। तो इसे हम क्या कह देंगे? एडवर्ब क्लॉज। गॉट इट? कोई डाउट हो? हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कहने का रीजन ही ये है कि ये किसी ना किसी दूसरे वर्ड से अटैच होती है, जिसका ये डिस्क्रिप्शन होती है, जिसके लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट बन रही होती है। सब्जेक्ट भी बन जाती है हमारी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, वो अब आगे बात करेंगे। जिस भी दूसरे वर्ड के लिए ऑब्जेक्ट करती है तो उससे उसके साथ इसका रिलेशन हो गया, डिपेंडेंट हो गई, इस वजह से सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। मैंने कहा मेन क्लॉज, मेन क्लॉज मैंने कहा ही सेड, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। आई बॉट द कार, इतना सेंटेंस कंप्लीट है। शी इज सो इंटेलिजेंट, इतना सेंटेंस कंप्लीट है। यू आर गुड, ही इज बेटर, ये ही इज बेटर है ना, ये यू आर गुड के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ना एडजेक्टिव का, ना नाउन का, ना एडवर्ब का। तो इस वजह से हमने क्या कहा, जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है ना, वो होती है हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो मेन क्लॉज होती है हमारी, वो होती है हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ना हमारी, इसे बोला जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। यही बात मैंने यहाँ लिखी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों होती है? क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती है। जबकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ना, ये डिपेंडेंट होती है। कैसे डिपेंडेंट होती है? या तो ये नाउन बन जाएगी, या तो ये एडजेक्टिव बन जाएगी, या तो ये किसी के लिए एडवर्ब बन जाएगी। क्लियर है? ये भी बात समझी। अब एक और बात समझिएगा, वापस चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स पे। यहीं से एक छोटी सी बात और है जिसको हम बार बार रिपीट करते भी रहेंगे आगे, और अभी भी करेंगे। इस सेंटेंस को देखिए, हमने लिखा राम विल रिटर्न, राम लौट आएगा। कब लौट के आएगा राम? प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में? सर जी फ्यूचर में विल लिखा हुआ है, विल रिटर्न। कब लौट आएगा राम? जब सूर्यास्त हो जाएगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, व्हेन का रिप्लाई है, व्हेन का रिप्लाई है तो इसके लिए क्या काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इसे क्या कह देंगे हम? एडवर्ब क्लोज। अब बात समझने वाली है, एडवर्ब क्लोज क्या होती है? हमारी डिपेंडेंट क्लोज होती है, इस पे डिपेंड कर रही है, ये फ्यूचर का है। अगर ये फ्यूचर का है तो वो ऑटोमेटिकली फ्यूचर का हो जाएगा, क्योंकि डिपेंडेंट है इस पे। अगर ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो ये जो फ्यूचर का है तो ये ऑटोमेटिकली फ्यूचर का हो जाएगा। इस वजह से इसको फ्यूचर टेंस में लिखते नहीं है, हमने प्रेजेंट में लिखा है। क्यों लिखा? क्योंकि मेन क्लोज से पता चल गया कि बात फ्यूचर की है। और अगर गौर से देखें ना, ये टाइम ही तो है, ये टाइम ही तो है। सपोज करो 7 बजे सूर्यास्त होना हो तो हम ये लिख सकते हैं ना, ही विल रिटर्न एट 7 AM। वो भी तो लिख ही सकते हैं हम। क्लियर है? क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है ना, वो डिपेंडेंट क्लोज होती है, इसलिए इसके अपने कोई टेंस नहीं होते। इसको हमेशा हम प्रेजेंट में या पास्ट में रखते हैं, इसको फ्यूचर में कभी नहीं लिखते हैं। जबकि ये देखो, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्लोज है। राम विल रिटर्न,
बट आई शैल स्टे देयर, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। वो कह रहा राम वहीं रुकेगा लेकिन मैं लौटाऊं, राम लौट आएगा लेकिन मैं वहीं रहूंगा। अगर राम वहीं रहने लगे तो मैं लौट आऊंगा, नहीं ऐसा तो कुछ ही नहीं पता चल रहा, मैं तो तब भी वहीं रहूंगा। यानी इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अगर डिपेंडेंसी नहीं है ना, इस वजह से हमने दोनों को ही फ्यूचर में रखा। एक बात जो हमने यहाँ सीखनी है वो ये सीखनी है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें दो फ्यूचर एक्शंस को रेफर करना हो, अगर किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें दो फ्यूचर एक्शंस को रेफर करना हो, तो हमारी मेन क्लोज फ्यूचर में रहती है, दूसरा क्लोज प्रेजेंट में बदल जाता है। ये बातें हम आगे भी रिपीट करेंगे। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं आपको कि आप जितनी बार रिपीट होंगी चीजें उतनी ज्यादा बढ़िया रह जाएंगी। इस चीज को हम दोबारा रिपीट करेंगे एक बार जरूर, फिर से सुनिएगा। जितना कह रहा हूं उतना ही सुनिएगा, इससे ज्यादा या कम नहीं, सिर्फ उतना ही जितना कह रहा हूं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फ्यूचर एक्शंस को रेफर करना हो, क्योंकि दो क्लोज हो जाएंगी, अगर किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फ्यूचर एक्शंस को रेफर करना हो तो हम मेन क्लोज को फ्यूचर में रखते हैं और सबऑर्डिनेट क्लोज को प्रेजेंट में रखते हैं। क्लियर? अगर किसी कंपाउंड सेंटेंस में, अब की बार बात इसकी है, अगर किसी कंपाउंड सेंटेंस में दो फ्यूचर एक्शंस को रेफर करना हो तो दोनों को ही फ्यूचर में लिखना पड़ता है। सबऑर्डिनेट क्लोज को डिपेंडेंट कह रहे हैं, मेन क्लोज को, कोऑर्डिनेट क्लोज को इंडिपेंडेंट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, इसका असर क्या होता है, ये चीज़ हमें क्यों सीखनी है, क्यों हमारी ज़रूरी होती है, ये सब बातें कंक्लूड हो रही हैं अगर आप गौर से देखें तो। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फ्यूचर एक्शंस को रेफर करना हो तो मेन क्लोज फ्यूचर में, सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट में। किसी कंपाउंड सेंटेंस में दो फ्यूचर एक्शंस को रेफर करना हो तो मेन क्लोज फ्यूचर में, कोऑर्डिनेट क्लोज भी फ्यूचर में, दोनों की दोनों फ्यूचर में। कंपाउंड में दो फ्यूचर एक्शंस के लिए दोनों फ्यूचर, कॉम्प्लेक्स में दो फ्यूचर एक्शंस के लिए एक फ्यूचर एक प्रेजेंट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट तो आ जाइए। अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया, क्या कंक्लूड किया हमने अभी तक, वो देख लेते हैं। आज हमने छोटे से टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी चीजें जो आगे काम आने वाली हैं वो सभी की सभी सीखी। सबसे पहले हमने देखा क्लोज क्या होता है, क्लियर? क्लोज के बाद हमने देखा कि क्लोज के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स क्लोज कौन से होते हैं, मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लोज। फिर उसके बाद देखा हमने जो टाइप्स के बाद क्लोज क्या होता है, टाइप क्या होता है, इसके फंक्शंस भी देखे हमने। फंक्शंस क्या होते हैं क्लोज के, जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं सिर्फ उसी के फंक्शन होते हैं। क्या फंक्शन होते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज के? ये सेंटेंस में एडजेक्टिव भी बनती है, जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो सेंटेंस में एडजेक्टिव भी है, सेंटेंस में एडवर्ब भी है, सेंटेंस में नाउन भी है। क्लियर है? आज मैं आपको कल कहा था कि कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा, आज मैं आपको होमवर्क दे नहीं रहा हूं, जानबूझ के मैं कोई आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूं। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो बातें कायदे से हमने जो पहले क्लास में सेंटेंस चालू किया था ना, वो सेंटेंस आज जाके कंप्लीट हुआ। सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस दो तरीके से कैटेगराइज होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, क्लोज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सब सेंटेंस के ही पार्ट है। आज जाके हमने सेंटेंस की इंट्रोडक्शन पूरी करी है कि सेंटेंस होता क्या है, इसका क्या काम होता है, कैसे करता है ये फंक्शन, इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, इंपेरेटिव क्या होते हैं, असर्टिव क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, ऑप्टेटिव क्या होते हैं, सिंपल क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होती हैं, ये सब हमने डिटेल में सीखा पिछली 8-10 क्लासेस में। मेरे ख्याल से आज ये आपकी 8वीं क्लास है, 8वीं या 9वीं क्लास है। हमने 8-9 क्लास सिर्फ डेडिकेटेड किए हैं इंट्रोडक्शन के लिए। हम चाहते हैं, हमारी टीम चाहती है कि जो ऑनलाइन बैच दिया जा रहा है आप लोगों को, उस बैच में आपको सवाल पूछने की नौबत ना आए। तो ऑफलाइन क्लास में तो बच्चा सामने बैठा है, नहीं भी है, लापरवाही से पढ़ा, हालांकि लापरवाह तो किसी को नहीं होना चाहिए, पर बच्चा है कई बार इधर उधर ध्यान है तो नहीं पूछ पाता है, नहीं समझ आता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में तो बच्चा सामने बैठा ही नहीं है, बच्चों को तुरंत डाउट आ रहा है तो पूछेगा कैसे। इस वजह से हमने थोड़ा अप्रोच को चेंज किया और हमने ये कोशिश की कि ऑनलाइन बैच ऐसा बनाया जाए, ऑनलाइन वीडियोस ऐसे रिकॉर्ड किए जाएं कि बच्चे को सवाल पूछने का मौका ही ना मिले, उसको सारी चीज़ें पहले से पहले ही क्लियर कर दी जाएं।
क्लियर है? खैर, तो ज़्यादा बहुत टाइम मैं आपका लूँगा नहीं, हालांकि दिल तो मेरा करता रहता है कि बातें करता रहूँ। फिर भी अभी तक हमने जो देखा, इसको मैं होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि जितना भी दिया हमने, आज सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा। सेंटेंस क्या होता है, उसकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है हमारी। जितना कुछ आपको बताया गया है, जितना कुछ आपने अभी तक पढ़ा है, इसको रिवाइज करना। होमवर्क नहीं है, सिर्फ रिवाइज करना। छुट्टी मिल जाए तो और बढ़िया बात है। सारी चीज़ों को रिवाइज करना। पक्का डाउट आएंगे, डाउट आएंगे तो भी हमें वीडियो देखना है। डाउट आएंगे तो हमें पूछना भी है, क्वेश्चंस अपने क्वेरी में भी डालने हैं। अगर डाउट नहीं आ रहे हैं तो रिवाइज तो करना ही करना है। मेरे ख्याल से डाउट आपको आएगा नहीं। सारी चीज़ों को एक बार दोबारा देखिएगा, बड़े शॉर्ट में देखिएगा, स्पीड बढ़ा के देखिएगा वीडियोस की, जैसे मर्जी देखिएगा, मतलब रिवाइज ज़रूर कीजिएगा आप। क्लियर है? आज हमने क्लोजेस देखे, कल हमने फ्रेज देखे थे, और ये हमारी, मैं सोच रहा था कुछ होगा आगे तो देख लो। आज ये थैंक यू भी हो गया हमारा। थैंक यू होने का मतलब ही क्या हो गया कि आज की क्लास इतनी ही थी। क्लियर है? कल मिलते हैं। किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी हो, अपने डाउट पूछिएगा। वीडियोस देखेंगे तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, पूछने की कोई नौबत आएगी नहीं। क्लियर है? थैंक यू सो मच, बाय।